का स्वागत है। इस वीडियो में हमारे गेस्ट स्पीकर हैं अमित जैन। अमित जैन एक सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफेशनल हैं और अमित ने कई सारे डोमेन्स में काम किया है। ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट में अमित ने कई साल काम किया है। तो अमित एक ISTQB सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफेशनल भी हैं और पार्ट टाइम में ब्लॉगिंग भी करते हैं और सामाजिक कार्य भी करते हैं। तो आइए अब हम अमित से बात करते हैं कि ERP क्या होता है। थैंक यू अंदर इंट्रोडक्शन के लिए। ERP बेसिकली स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो जैसा कि हम इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि कोई भी एंटरप्राइज के जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स हो गया, उसके अदर सॉफ्टवेयर्स हो गए जो अकाउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं या दूसरे के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हो गए। और उनके जो भी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब के रिसोर्सेज की प्लानिंग के लिए हम लोग एक ERP सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इसको बेसिकली सारे रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करते हैं और उसके हिसाब से फिर वो सॉफ्टवेयर जो होता है ERP सॉफ्टवेयर, वो उस इंटीग्रेशन में सब सारे सॉफ्टवेयर के साथ कलेक्टिवली काम करता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक डेफिनेशन ERP की ये होती है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ERP होता क्या है। तो सबसे सिंपल अगर अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी है ERP की, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर या वो सिस्टम जिसमें एक एंटरप्राइज के सारे रिसोर्सेस जैसे कि HR, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन सर्विसेज, प्रोक्योरमेंट और ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज जितने भी एक एंटरप्राइज को बनाते हैं, उन रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, बेसिकली उसको हम ERP बोलते हैं। इसीलिए इसको हम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेस, एक एंटरप्राइज के जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, उनको इंटीग्रेट करके उनके हिसाब से, मतलब उनको एक एंटरप्राइज प्लानिंग में हेल्प करता है। ERP इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, तो ERP इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हम आगे की स्लाइड में समझेंगे डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में। जैसे कि अब सबसे पहले इनिशिएशन हो गया, डिस्कवरी हो गया, इम्प्लीमेंट डिज़ाइन हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया। इस तरह के डिफरेंट फेजेस होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, जो एक ERP प्रोडक्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेशन जब हम करते हैं तो हम यूज़ करते हैं। अमित, अब आप ERP इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है ये हमें थोड़ा विस्तार में बताइए, और ये भी बताइए कि ये जो फेजेस बताए थे आपने ERP इम्प्लीमेंटेशन के, तो इसमें क्या दिक्कत आ सकती है और ये कैसे किए जाते हैं। श्योर अंदर। सो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ERP इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट टीम होती है या फिर जो भी कंसर्न टीम होती है, वो मार्केट में जो भी ERP सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, जैसे टैली हो गया या SAP हो गया, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स का एनालिसिस करती है और उसके बेस पे वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ERP सॉफ्टवेयर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें कॉस्ट वगैरह भी इन्वॉल्व रहती है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है, सिस्टम अलग अलग रहता है। तो उस हिसाब से उनको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा ERP सॉफ्टवेयर हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने ERP सिस्टम में। तो सबसे पहले इसमें इनिशिएशन फेज होता है, जिसमें बेसिकली क्या करते हैं कि अब इस इनिशिएशन फेज में क्या किया है कि ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें ये वाला सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना है। ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी ये डिसीजन ले लिया है। तो जो सेल्स टीम होती है वेंडर की, वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टीम होती है उनसे डिस्कशन करते हैं और उनसे थोड़ा बहुत इनिशियल रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करते हैं, और वो सब रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा प्रोसेस समझ के जो भी एक नॉलेज बेस तैयार होता है सेल्स टीम के पास, वो बेसिकली नॉलेज ट्रांसफर करते हैं वेंडर की इम्प्लीमेंटेशन टीम को। अब यहाँ पे ये ज़रूरी है कि ये समझना ज़रूरी है कि बेसिकली सेल्स टीम
भी वेंडर की ही है और इम्प्लीमेंटेशन टीम भी वेंडर की ही है। सिर्फ यहाँ पे एक हैंडओवर हुआ है जहाँ पे सेल्स टीम ने जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उन्होंने एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन टीम को ट्रांसफर कर दिया है। तो आप इम्प्लीमेंटेशन टीम में काम करते थे वेंडर की? हाँ जी, हाँ जी, यस। सेकेंड इज डिस्कवरी फेज, जहाँ पे अब इम्प्लीमेंटेशन टीम का एक्चुअल पिक्चर में आती है। तो जो भी सेल्स टीम ने इंफॉर्मेशन गैदर करी है क्लाइंट से या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से, वो अब उसके डिटेल में जाते हैं। अब उसको डिटेल में और ज़्यादा रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, रिक्वायरमेंट डिस्कवर करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन टीम यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चनर्स के थ्रू या फिर अपने और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या और प्रोसेसेस के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू और ज़्यादा से ज़्यादा डीप में जाके डिस्कवरी करती है रिक्वायरमेंट्स की, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस को पूरी तरह से समझती है और उसके बेस पे फिर वो आगे दूसरे फेज में बढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डिस्कवरी इज बेस ऑफ एवरीथिंग, राइट। तो हमें ये सबसे अच्छे से करनी होती है। जितना अच्छे से हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, उतना ही आगे की फेज हमारे लिए स्मूथ रहेंगी। कई बार मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ये भी देखा है कि जो डिस्कवरी जो करते हैं, जो भी कंसल्टेंट्स या लीड लेवल के लोग जो डिस्कवरी करते हैं, कई बार रिक्वायरमेंट्स गलत तरीके से कैप्चर करते हैं और फिर आगे जाके बहुत दिक्कतें आती हैं उसमें डेवलपमेंट में और डिप्लॉयमेंट में। और फिर आगे जाके जब सपोर्ट पे आता है प्रोजेक्ट, जहाँ पे क्लाइंट सपोर्ट की बात आती है, तो वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस भी आते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट इज एनालिसिस फेज। अमित, ये डिस्कवरी और एनालिसिस में फर्क क्या होता है? सर, डिस्कवरी और एनालिसिस में फर्क क्या होता है? डिस्कवरी इज डिटेल्ड discovery of requirements on the basis of initiation, and then in analysis में हम उसको और डिटेल्स में जाते हैं और उसमें कुछ अगर ऐड करना है रिक्वायरमेंट्स में, कुछ अपनी तरफ से सजेशंस देने हैं, वो हम दे सकते हैं। और उन सजेशन के बेस पे अगर कुछ चेंजेस करना है तो फिर आगे डिज़ाइन फेज में हम लोग वो चेंजेस कर सकते हैं। तो जब एनालिसिस फेज में हम कंप्लीट करते हैं, एनालिसिस फेज में हम लोग जो भी डिस्कवरी हुई है, जो इनिशियल क्वेश्चनर्स हुए हैं, क्वेश्चनर्स के थ्रू डिस्कवरी करी है या फिर इंटरव्यूज के थ्रू डिस्कवरी करी है, उनके अगर और डिटेल में जाना है, हमें कुछ और डिटेल्स प्रोसेस समझनी है, तो हम एनालिसिस में वो और डिटेल्ड प्रोसेस समझ सकते हैं। और उसके बेस पे फिर हम लोग अगर ये डिस्कस होता है कि कुछ जो प्रोसेसेस हैं जो इस प्रोडक्ट में नहीं है, जो भी प्रोडक्ट हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें नहीं है, तो कुछ नया डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एक नया बेसिकली उस नई रिक्वायरमेंट को कैप्चर करते हैं और उस नई रिक्वायरमेंट के लिए डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं। गैप एनालिसिस करते हैं हम लोग। इसमें गैप एनालिसिस मतलब बेसिकली जो हमारा जो प्रोडक्ट है जिसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और एक्चुअल कस्टमर की जो प्रोसेस है, उनके बीच में जो गैप्स हैं, जो भी प्रोसेसेस पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं है या फिर हमारे सॉफ्टवेयर में वो प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंटेड है, तो हम लोग वो चीज़ कस्टमर को बता सकते हैं और वो कस्टमर उस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से कर सकता है जो भी इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू डेवलपमेंट फेज। डिज़ाइन फेज के बाद हमारा डेवलपमेंट फेज आता है। डिज़ाइन फेज में हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर कुछ नई रिक्वायरमेंट्स मिली हैं कस्टमर से या फिर हमें नया कुछ रिपोर्ट्स या कस्टमाइजेशंस बनाने हैं, वो कस्टमाइजेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, वो मतलब उनका बेसिकली किस तरह से डिज़ाइन रहता है, क्या डिटेल में रिक्वायरमेंट रहती है, वो डिज़ाइन फेज में मिल जाएगी। और फिर हमारे पास वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट टीम के पास आता है। वो फिर उस हिसाब से, उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से नई कस्टमाइजेशन या रिपोर्ट्स जो भी बनाना है वो बनाते हैं। और यहाँ पे अगेन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आपका जो रिक्वायरमेंट कैप्चर है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। मैं एक
एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा अपना, जो हमारे साथ हुआ था। बेसिकली हमने एक एक रिपोर्ट बनानी थी कस्टमर के लिए। तो वो रिपोर्ट हमने उसमें कुछ बहुत सारे कॉलम्स थे। तो एक कॉलम का नाम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था, तो हमने एक ईमेल किया अपनी डेवलपमेंट टीम को सेइंग दैट कि इट वुड बी गुड टू हैव अ कॉलम विद नेम दिस। जब वो रिपोर्ट बन के आई तो उसमें कॉलम का नाम था इट वुड बी गुड टू हैव कॉलम विद नेम दिस, जबकि कॉलम का नाम कुछ और होना चाहिए था। तो इस तरह के वाकये, इस तरह के इंसिडेंसेस होते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से ढंग से कैप्चर करना और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, ताकि डेवलपमेंट टीम को आगे कुछ दिक्कतें ना हो। और अगर दिक्कतें होती भी हैं तो फिर आप जो लीड कंसल्टेंट्स होते हैं उनको उनको कॉल में लेके डेवलपमेंट टीम को समझाना पड़ता है, और ताकि एक अच्छा सॉफ्टवेयर बन पाए हमारा, या फिर अच्छी जो भी जो भी कस्टमाइजेशन हम बना रहे हैं जो वो एक अच्छा बन पाए और कस्टमर इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाए। तो इन सब फेजेस में, जैसे इनिशिएशन से लेके डेवलपमेंट में, समय कितना लगता है? इट डिपेंड्स सर कि आपका आपका कस्टमर की प्रोसेसेस कितनी बड़ी हैं। कुछ कस्टमर की प्रोसेसेस बहुत छोटी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक फॉर्मूला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें और एक डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें। फॉर्मूला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब बेसिकली जहाँ पे जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूला लग रहा है। जैसे पेंट अगर हमें बनाना है या फिर हमें एक आइसक्रीम बनानी है, तो आइसक्रीम में भी हमारे बहुत सारे इंग्रेडिएंट लगते हैं, उनका एक फॉर्मूला लगता है। जैसे कोको कोला हो गया फॉर एग्जांपल, कोको कोला में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला में उस इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके फिर हम कोको कोला बनाते हैं। और अगर हम डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सिर्फ बेसिकली पैकेजिंग का रहता है। जैसे बहुत सारे कलेक्टिव प्रोडक्ट्स लेके जैसे फर्स्ट एड बॉक्स हो गया। बेसिकली फर्स्ट एड बॉक्स में क्या है, आपका बैंडेज रहेगा, आपका डिटॉल रहेगा, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। वो बॉक्स एक कंपनी एक ऐसा एक बॉक्स बनाती है जिसमें वो डिटॉल और ये सब रखती है। तो वो डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग हो गया। उसमें कंपनी वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है प्रोडक्ट्स, वो कहीं से प्रोक्योर कर रही है, परचेज कर रही है और अपने नाम से बॉक्स बना के ब्रांडिंग करके वो मार्केट में सेल कर रही है। तो अगेन मतलब कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जो जिस तरह की प्रोसेसेस है उस हिसाब से टाइम लगता है इन सब फेजेस में। बट इन ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं कि 2 से 3 वीक, 4 वीक भी लग सकते हैं कई बार, क्योंकि कई बार होता क्या है कि कस्टमर की अवेलेबिलिटी भी एक इशू रहती है। अभी तक हमने देखा डिस्कवरी, एनालिसिस, डिजाइन और डेवलपमेंट, और अब हम देखेंगे डिप्लॉयमेंट। सो डिप्लॉयमेंट इज बेसिकली जब हमारा पूरा प्रोडक्ट बन चुका है, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट रेडी है। अगर कुछ कस्टमाइजेशंस होने हैं तो वो कस्टमाइजेशंस भी हो चुके हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि डेवलपमेंट फेज में हम लोग टेस्टिंग भी कर लेते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। और डिप्लॉयमेंट में अब जब प्रोडक्ट पूरा रेडी है तो फिर हमें कस्टमर से डेटा इनपुट लेना होता है। कस्टमर का एक्चुअल जो डेटा होता है वो हम इसमें अपने सॉफ्टवेयर में इनपुट करते हैं और एक्चुअली इसको पूरा कस्टमर के हिसाब से रेडी करते हैं। और यहाँ पे फिर हमारा कस्टमर कस्टमर भी एक अपना राउंड ऑफ टेस्टिंग करता है, जिसे हम यूएटी बोल सकते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जहाँ पे एक रियल टाइम डेटा के साथ हम लोग भी मतलब इम्प्लीमेंटेशन टीम भी टेस्टिंग करती है और कस्टमर टीम भी टेस्टिंग करती है। और डिप्लॉयमेंट में हम लोग यूज़र ट्रेनिंग भी इंक्लूड करते हैं। बेसिकली अगर कुछ भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी है कस्टमर की टीम को या फिर एंड यूजर्स को, वो हम डिप्लॉयमेंट में यूज़ करते हैं, आई मीन डिप्लॉयमेंट में इंक्लूड करते हैं। कमिंग टू प्रोजेक्ट क्लोजर, तो बेसिकली अब हमारे पास ये फेज तक ये कंफर्म हो चुका है कि डिप्लॉयमेंट हमारा सही हो गया है, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमारी सही हो गई है, हमारी खुद की टेस्टिंग भी सही हो गई है और प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली कस्टमर के रियल टाइम डेटा के हिसाब से तैयार है। अब डिप्लॉयमेंट के दौरान या फिर यूएटी के दौरान कुछ अगर इश्यूज आते हैं या कुछ
आउटस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको हम लोगों ने इनिशियल फेजेस में डेफर कर दिया था कि हम बाद में हैंडल करेंगे, वो सब चीज़ें हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं एग्जिस्टिंग इश्यूज का, और कुछ भी अगर कुछ और दूसरे इश्यूज जो इस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आए हैं, तो उनका हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। प्रोजेक्ट लर्निंग का एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ट्रेडिंग के सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हम लोग बताते हैं कस्टमर को, उनका एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। एसओपीज बनाते हैं जिसमें कस्टमर को ये पता होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हमें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है अमित, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ईआरपी क्या होता है और ईआरपी सिस्टम कैसे बनाया जाता है, और ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ मतलब गतिविधियां होती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी भी व्यूअर को कोई भी ईआरपी या ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में प्रश्न होगा, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो कमेंट कर दें इस वीडियो में, ताकि अमित उसको देख के और उसका उत्तर दे सकें, और मैं भी श्योर उत्तर दे सकता हूँ। श्योर श्योर